आप में से जितने लोग भी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये पता होगा कि ये जो जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं ऑलमोस्ट इसका पैटर्न हर स्टेट में सेम होता है। पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। अब देखिए ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, यानी इसके अंदर सही आंसर दिया गया होता है, उस सही आंसर को हमें पहचानना होता है। ठीक है, इसके अंदर हमें अपनी कोई ओपिनियन नहीं देना, इसमें हमें अपना कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। वही मेंस एग्जामिनेशन जो होता है ये सब्जेक्टिव बेस्ड होता है, यानी इसके अंदर हमें आंसर लिखना होता है, ये रिटन होता है, इसके अंदर हमें अपनी ओपिनियन भी देनी होती है, इसमें हमें अपने एक्सप्लेनेशंस भी देने होते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि मेंस में जो हमारे मार्क्स आते हैं यही मार्क्स हमारे इंटरव्यू के मार्क्स से ऐड होते हैं, तब जाके फाइनल सिलेक्शन होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिर्फ एंट्री के लिए होता है, बाकी इसका मार्क्स आगे यूज नहीं होता है। तो अब जो ज्यादातर स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज की वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तो निकाल लेते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट जो है मेंस नहीं निकाल पाते हैं। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन निकाल रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज का, तो मेन समझ लीजिए सिर्फ 20 में से 30 यानी 20 से 30 स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ जाके मेंस निकाल पाएंगे। तो ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि दोनों का पैटर्न बिल्कुल अलग है। यहां पे तो स्टूडेंट ने काफी पढ़ लिया, देख लिया, बेयर एक्ट देख लिया, आंसर सामने लिखा हुआ पहचान लिया, लेकिन यहां पे तो उसे खुद अपनी नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही समझेंगे कि किस तरीके से मेंस की आंसर राइटिंग को तैयार किया जाए। देखिए अब इस चीज के ऊपर जाने से पहले कि किस तरीके से आप मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर काम करें, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करें जुडिशियल सर्विसेज की, तो ये सोच के मत करें कि बस किसी तरीके से मेरा जुडिशियल सर्विसेज निकल जाए, ऐसे मत करिएगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे ना तो आपकी पढ़ाई इतनी होगी। आप ये सोचिए कि हमें जुडिशियल सर्विसेज के अंदर टॉप करना है, हमें टॉप करना है इस एग्जाम में। अगर टॉप नहीं कर पाएंगे तो एट लीस्ट टॉप 5 के अंदर अपने आप को लाना है। जब आप इतना बड़ा सोच लोगे तो आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो इस चीज को जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आंसर राइटिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो आंसर राइटिंग के लिए हमने जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनको हमने दो मेन पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रॉब्लम बेस्ड है, केस लॉ बेस्ड है, एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। दूसरे एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन, व्हाट आर द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। एक डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए जो आप रट के आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग इन दोनों को समझेंगे कि इनको किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इनको आमतौर पे हम लोग 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में यानी मान लीजिए कोई फैक्ट्स दे दिया, अब पूछा जा रहा है इसके अंदर कौन सा ऑफेंस हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर आंसर लिखना है हमें। उसी के साथ साथ केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो अब देखिए जब भी हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने जाएं इसमें कुछ चीजें पहली जरूरी होती हैं करने के लिए। सबसे पहले जैसे हम ये देख लें कि टोटल कितने क्वेश्चंस हैं और टोटल कितना टाइम दिया है, ताकि इससे हमें पता चल जाएगा कि उस क्वेश्चन में हमें लिखना कितना है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उससे भी हमें यह आइडिया मिल जाएगा कि उस क्वेश्चन में हमें कितना लिखना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें सबसे पहले समझनी होती है। उसके साथ तीसरी चीज की क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अंदर खाली इतना पूछा है कि क्या ऑफेंस बन रहा है, ऑफेंस बन रहा है उसकी रीजनिंग भी पूछ रहा है, कंक्लूजन भी पूछ रहा है। ठीक है, तो आमतौर पे हम लोग लेके चलते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो 10 या 15 मार्क्स का है। तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दिया गया तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहचानेंगे कि इसके अंदर कौन सा रिलेवेंट प्रोविजन अप्लाई हो रहा है। ये किडनैपिंग है, एब्डक्शन है, या मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कोई हमें सिचुएशन दी गई है तो इसके अंदर कौन सा ऑफेंस एक्चुअली में बन रहा है। उसके साथ साथ जब हमने रिलेवेंट प्रोविजन पहचान लिया तो अब हम रिलेवेंट प्रोविजन को उस फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे जिसके लिए हम अपनी रीजनिंग करेंगे। अब इस रीजनिंग के अंदर हम जो अपनी बातें रखेंगे उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे कि ये केस जो है इस सेक्शन में जा रहा है, इसमें ये सब सेक्शन अप्लाई हो रहा है। उसके अलावा हम अपनी बात को जो केस लॉ होगा, अगर मान लीजिए उस टॉपिक के ऊपर उस फैक्ट्स के ऊपर कोई वेल सेटल्ड केस लॉ है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके लिए हम केस लॉ जो है
कोई वेल सेटल्ड केस लॉ को लिख के अपनी बात को सपोर्ट करेंगे। रीजनिंग कर लिया, अब उसके बाद कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन में हमने क्या पाया, उसके बाद हमने अपने आंसर को कंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो इस 3 स्टेप में हमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन काफी कम मार्क्स का पूछा गया, मान लीजिए 5 मार्क्स का पूछ लिया गया, तो उसमें हम क्या करेंगे, आप वहां पे ये भी कर सकते हो कि डायरेक्ट आपने आंसर लिखा, आंसर लिखने के बाद उसका रीजन लिख दिया, उसकी रीजनिंग कर दिया। ये भी कर सकते हो, डायरेक्ट आपने लिख दिया कि इसके अंदर ये ऑफेंस बन रहा है, फिर उसके बाद आपने उसकी रीजनिंग कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर जैसे कम मार्क्स का पूछा गया। तो ये हो गया आप प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे आता है थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। जब हम लोग थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो देखिए थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। ये तो समझ लीजिए कि आपके स्कूल के टाइम से ग्रेजुएशन के टाइम पे वही बच्चों वाले क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन, राइट द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, किसी सेक्शन के एसेंशियल्स पूछना। तो इसका किस तरीके से अटेम्प्ट करने का तरीका होता है कि इसके अंदर हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, जो टॉपिक पूछा गया, उसके बाद उसकी एक बॉडी होती है, यानी उसके एसेंशियल्स होते हैं, फिर हम एसेंशियल्स को एक्सप्लेन करते हैं, उनकी एक बॉडी होती है, उसकी बॉडी के अंदर हम लोग आमतौर पे हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, सब हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा ऐसा कोई टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है जिसके अंदर आप डायरेक्ट बेयर एक्ट की लैंग्वेज कोट कर सकते हो। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन, तो डाइंग डिक्लेरेशन का रिलेवेंट प्रोविजन है ऑलरेडी, आप रिलेवेंट प्रोविजन कोट करोगे। लेकिन उसमें यह भी ऐड कर दिया गया है व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। तो एविडेंशियरी वैल्यू अगर पूछ ली गई डाइंग डिक्लेरेशन की तो कोई रिलेवेंट प्रोविजन नहीं है, आपको एविडेंशियरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो वेल सेटल्ड जजमेंट्स हैं उनके बेसिस पे। तो आपने बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखी, अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज में आपने लिखा, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करो क्या आपने लिखा है। अगर आप एक्सप्लेन करोगे तभी तो आप अपनी नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट कर पाओगे कि हाँ आपको पता है, ये स्टूडेंट ने खाली रट नहीं लिया है बल्कि इसको पता भी है कि बेयर एक्ट में जो लैंग्वेज लिखी है क्या कहना चाह रही है। आपने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया। अब जब आप अपना एक्सप्लेनेशन यहां पे दोगे तो आप अपनी बात को रिलेवेंट प्रोविजन से सपोर्ट करोगे, जो लैंडमार्क लीडिंग केस लॉज होंगे उनसे अपनी बात को सपोर्ट करोगे। तो ये आपकी बॉडी होगी। उसके बाद फाइनली इसके अंदर भी आप एक कंक्लूजन दोगे। ठीक है, अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहां इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक जो आपका आंसर चलेगा ये लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए, यानी जब आपका आंसर पढ़ा जाए तो समझ में आए कि हाँ इंट्रोडक्शन के बाद क्वाइट ऑब्वियस है कि अब आपने उसके बारे में सेक्शन के बारे में बताया, सेक्शन बता दिया तो अब उसका एसेंशियल्स बताया, अब एसेंशियल्स बताया तो उसके एसेंशियल्स को अब एक्सप्लेन किया, अब उसके बाद उसको कंक्लूड किया। एक लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा ये स्कूल का या ग्रेजुएशन का आंसर नहीं है, एक लॉजिकल सीक्वेंस होगी। आप जितना अच्छा आंसर फ्रेम करोगे उतना ज्यादा अच्छा मार्क्स आप एक्सपेक्ट करते हो। उसके साथ साथ शॉर्ट सेंटेंसेस एनहांस रीडेबिलिटी। जितना आप शॉर्ट सेंटेंस लिखोगे, जितनी अपनी बात को शॉर्ट सेंटेंस में समझाओगे, उतनी ज्यादा आपके आंसर की रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपका आंसर उतनी आसानी से पढ़ने में आएगा। ऐसा नहीं कि पूरे एक पेज में एक चीज आप लिखते चले जा रहे हैं, उसमें कोशिश करिए हेडिंग, सब हेडिंग और आंसर को शॉर्ट बनाइए। जितना शॉर्ट बनाएंगे और अपनी बात अच्छे से कहेंगे उतना अच्छा आपका आंसर पढ़ने में आएगा। उसके साथ साथ आप इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल करिए, उसके साथ साथ लीगल टर्म्स, जो एप्रोप्रिएट लीगल टर्म्स हैं उनका इस्तेमाल करिए, लीगल मैक्सिम्स का इस्तेमाल करिए। तो इससे क्या होता है, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट करते हो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि दोनों तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, हम कोशिश करेंगे आगे ऐसी वीडियोस लेके आए जिसके अंदर हम क्वेश्चंस आपको दिखाएं, पूरे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अब आप अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, देखिए अब अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है। जैसे आपकी आंसर राइटिंग जो यानी आपकी राइटिंग है, लेजिबल होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ने में आनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कटा पीटा नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आप बहुत ज्यादा काट पीट रहे हैं तो जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको ये समझ में आएगा कि आपके दिमाग में आंसर की क्लैरिटी नहीं है। तो कैसे आप करोगे, डेली प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस या एटलीस्ट रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए आंसर लिखने को। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप आसानी से आंसर फ्रेम कर पाओगे। ठीक है, उसके साथ साथ
केयरफुली रीड द क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड इट रिक्वायरमेंट्स। क्वेश्चंस को हमेशा अच्छे से केयरफुली आपको पढ़ना है और ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिफाइन, उसके एसेंशियल्स के बारे में, रिलेवेंट केस लॉ के बारे में। कभी कभार क्वेश्चन में ही दे देता है कि इसके अंदर रिलेवेंट केस लॉ कोट करिए, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन में दे देता है क्रिटिकली एग्जामिन करना, क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। उसके साथ साथ टेक मॉक विद अलॉटेड टाइम, ज्यादा से ज्यादा मॉक लीजिए, यानी जिस स्टेट की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस स्टेट के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। और जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने लग जाएं उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। उसके अलावा उसके जैसे जो है केसेस जो आपको दिख रहे हैं क्वेश्चंस, उसके तरह खुद से क्वेश्चंस बना बना के अटेम्प्ट करिए, ठीक है। इसके साथ साथ स्टे अपडेटेड विद लीगल डेवलपमेंट्स, जितने भी तरीके के लीगल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कोई नया लॉ आया है या किसी नए सेक्शन के अंदर सब सेक्शन ऐड कर दिया गया है, किसी को रिपील किया गया है, कोई कोर्ट का नया जजमेंट आया है, कोई नई रूलिंग आई है, गाइडलाइंस आई है किसी सेक्शन को लेके, तो उसको लेके अपडेट रहिए। अपने बेयर एक्ट में भी आप ऐड कर सकते हो ये सारी डिटेल्स। इंश्योर योर हैंड राइटिंग इज लेजिबल, इस चीज को भी बहुत सारे लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपकी आंसर राइटिंग जो है वो अच्छे से पढ़ने में आए। अब कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि क्या हम अपने वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं। आप बिल्कुल अपने वर्ड्स में लिख सकते हो आंसर, लेकिन जैसे मान लीजिए आप बेयर एक्ट कोट कर रहे हो तो उसके बेयर एक्ट की जो एसेंशियल टर्म्स हैं वो उसके अंदर जरूर होने चाहिए। बाकी आपने बेयर एक्ट लिखा, उसके बाद अपने वर्ड्स में आप उसको बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी चीजें बुक की लैंग्वेज में हो, आप बिल्कुल अपने लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो आई होप कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ गुड नाइट।